एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ESI एग्जाम जो होने वाला है और बिहार SI जो मेंस होने वाला है उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख बाधा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके पॉलिटिक्स से, ठीक है। लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख बाधा क्या है? अब जब आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको लगेगा सब चीज आंसर हो सकता है। लोगों की गरीबी, निरक्षरता, नौकरशाही और भ्रष्टाचार। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा नौकरशाही, ठीक है। ये सारी चीजें हर जगह होती है, ठीक है, कोई भी तरह का सिस्टम हो ये सारी चीजें होती है। लेकिन लोकतंत्र का अगर जहां बात करें तो लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। अब लोगों के शासन में तभी बाधा आती है जब वहां पे ब्यूरोक्रेसी ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी जहां रहेगा वहां लोकतंत्र में कमी आएगी ही आएगी, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी एक लिमिटेड मात्रा में होना चाहिए लोकतंत्र में। तो प्रमुख बाधा क्या है? ब्यूरोक्रेसी। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न औद्योगिक फर्में निम्नलिखित में से किसके अधीन स्वजातीय माल का उत्पादन करती है? क्या है? विभिन्न औद्योगिक फर्में निम्नलिखित में से किसके अधीन स्वजातीय माल का उत्पादन करती है? जल्दी से बताओ आंसर। स्वजातीय माल का उत्पादन किसके अंतर्गत करती है, यानी कैसी वहां पे जो मार्केट है वो कैसी है? तो मार्केट पूर्ण प्रतियोगिता वाली है, तभी ऐसा हो पाएगा, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता के लिए वस्तुओं का समरूप होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसका मतलब क्या हुआ? समरूप होना का मतलब क्या हुआ कि अगर पूर्ण प्रतियोगिता है, ठीक है, अगर वहां पे आप सामान बना रहे हो और वो वही वैसा ही ना रहे, जैसे मान लो एक टीवी ऐसा है दूसरा टीवी ऐसा ना रहे, सेम टू सेम ना रहे, इसमें थोड़ा सा इससे इम्प्रूव्ड वर्जन हो लेकिन लगभग सेम हो, तभी आपके कस्टमर के पास ऑप्शन रहेगा या तो ये लें या ये लें। अगर दूसरा अगर बना दोगे तो फिर क्या होगा? वो तो सामान ही अलग हो जाएगा ना, ठीक है। तो वस्तुओं का मूल्य भी समान होना चाहिए और कोई भी एक क्रेता या विक्रेता जो भी हो मूल्यों को प्रभावित नहीं कर सकता है। इस कारण से सामान जो है वह ऑलमोस्ट सिमिलर बनाना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी बताओ इसमें कौन सा संगठन सबसे पुराना है। देखो सबसे पहला है IMF। IMF कब बना? IMF बना 1945 में, ठीक है। इसके बाद है WHO। WHO कब बना? WHO बना 48 में। और इसके बाद है ILO। ILO कब बना? ये बना 1919 में। और FAO कब बना? ये बना 1945 में। तो क्लियर हो गया आपका। सबसे जो पुराना है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ILO। क्लियर है, क्योंकि ILO का गठन 1919 में हुआ था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, असमान वेग एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए, असमान वेग एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन समय ग्राफ पर दर्शाना है, कैसा होगा? कैसा होगा? जल्दी से सारे ऑप्शंस को पढ़ो और आंसर करो। तो आपका जो सही आंसर है वो है विस्थापन समय ग्राफ और रैखिक होता है। क्या है? असमान अगर वेग है और एक समान त्वरण के साथ चल रहा है तो उसका जो डायग्राम आप बनाओगे, ठीक है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ बनाओगे वो अरैखिक होगा। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मेन कलर कौन कौन सा होता है? ये होता है लाल, नीला और हरा। कौन कौन सा होता है? लाल, नीला और हरा। ये मुख्य रंग होता है फोटोग्राफी में, ठीक है। ये प्राथमिक कलर भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में जानवरों के दांत नहीं होते? जल्दी बताओ किस समूह में, यानी ये चार ऑप्शंस जो है इसमें से कौन सा ऐसा कैटेगरी है जिसमें दांत होते ही नहीं है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ। इन सभी में से किसी को भी दांत नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? कौन सा ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को, यानी पीयूष ग्रंथि से जो भी हार्मोन निकलती है उसको कंट्रोल करता है? कौन सा है वो?
वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जानते हैं हम लोग? मास्टर ग्रंथि के नाम से। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे को रुधिर पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका है। गुर्दा यानी किडनी, किडनी को जो नली खून पहुंचाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चलिए बताओ, क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वृक्क धमनी। क्या कहा जाता है? वृक्क धमनी या किडनी आर्टरी। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? वृक्क धमनी या किडनी आर्टरी। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम। ये आपका क्वेश्चन कंप्यूटर से। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है मैश। ठीक है, मैश जो टोपोलॉजी होता है, ये नेटवर्क में एक ऐसा स्थिति है जहाँ पे सभी कंप्यूटर को, ठीक है, जैसे या तो एक मेन कंप्यूटर है उससे सभी कंप्यूटर को, या सभी कंप्यूटर को एक दूसरे से तारों से जोड़ा जाता है, यानी केबल से जोड़ा जाता है, और यहाँ पे तारों का एक जाल सा बिछा हुआ रहता है। ठीक है, और ये जो सारे तार्स होते हैं ये आपको मल्टीपल इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक रूट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग मैश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है? आसान सा क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध तबला वादक इनमें से कौन है? यह है जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन। देखो कुछ और नाम है, सबसे पहले आपको वो याद रखना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है जाकिर हुसैन पूछा जाए या कुछ और पूछा जाए, तो एक नाम याद रखो, अल्लाह रखा खां। ठीक है, अल्लाह रखा। दूसरा नाम है लतीफ खां। ठीक है, तीसरा नाम है अंबिका प्रसाद। ठीक है, तो ये सारे 3-4 नाम हैं जिसको आपको याद रखना है। ये सभी तबला वादक हैं और यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये था दंतीद्रुव। और राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ है? राष्ट्रकूटों की राजधानी है मानीखेट। कहाँ है? मानीखेट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन लेके गया था? मैंने आपको बताया हुआ है, तख्ते ताउस कब लेके गया? 1739 में। कौन लेके गया यहाँ पे ये आपको बताना है। लेके गया था फारसी आक्रमक नादिर शाह। ठीक है, फारसी आक्रमक था नादिर शाह, इसने 1739 में तख्ते ताउस लेके गया। शाहजहां का यहाँ पे लिखा हुआ है, शाहजहां का इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि तख्ते ताउस इसको, या इसको मयूर सिंहासन भी बोलते हैं, इसको शाहजहां ने बनवाया था। पर इसको लेकर किससे गया था? क्या आप सभी मुझे कमेंट में बता सकते हो? कौन था 1739 में शासक? बिल्कुल सही, मोहम्मद शाह उस वक्त शासक था। ठीक है, जिसको हम लोग रंगीला के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछा जाता है रंगीला बादशाह के नाम से किसको जाना जाता है? मोहम्मद शाह को। ठीक है, तो नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह से छीन के लेके गया ये तख्ते ताउस। इसलिए आपसे पूछा जाता है तख्ते ताउस पे बैठने वाला अंतिम शासक कौन है? ये है मोहम्मद शाह। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में स्थापित की गई, इसके प्रवर्तक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? चलिए बताओ। इसके हैं सर विलियम जोन्स। कौन है? सर विलियम जोन्स। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की थी। और कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम जो फोर्ट है, ठीक है, फोर्ट विलियम, वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आंती पर झुका हुआ है? कितना झुका हुआ है? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ कितना झुका हुआ है? यह है 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अच्छा, यहां से अगर पूछा जाता है अपने तल पर कितना झुका हुआ है, ये मैंने आपको एक बार क्लियर किया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान रखना पूछा क्या जा रहा है। अपने अक्ष पर अगर झुका जाए, पूछा जाए, ठीक है, तो ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है, लेकिन अपने तल से देखो यहाँ इस तरह से पृथ्वी। ठीक है, ये तो मान लो यहाँ से अगर पूछा जाए, मैं सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ से अगर पूछा जाए ये एंगल, तो ये है आपका 23.5 डिग्री। लेकिन जब ये वाला पूछा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी झुकी हुई है अपने तल से कितने डिग्री। ठीक है, क्या पूछा जाएगा? अपने तल से, ये हो जाएगा 66.5 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहां गलती करके आप आते हो, तल अगर आए तो वहां 66.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइसोनेफ शब्द समान डैश वाली रेखाओं का द्योतक है। ठीक है, जो जितने भी आइसो लाइंस है, मैं बार बार बोलता हूँ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा आपको आसानी से 1 मार्क्स देके जाता है। तो आइसोनेफ
क्या दर्शाता है? समान मेघमयता, ठीक है, या मेघाच्छादन या क्लाउड आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वैसे जगहों को मिलाने वाली रेखा जहाँ पे समान रूप से क्लाउड देखने को मिलता है उसको हम लोग आइसोनेफ कहते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे वर्षा का बात किया जाए, दूसरा ऑप्शन आपका वर्षा है, तो वर्षा, समान वर्षा को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आइसोहाइड, ठीक है। याद रखना क्या कहा जाता है इसको? आइसोहाइड। अच्छा, लवणता है, अगर समान लवणता वाली रेखाओं को दर्शाने, समान लवणता वाली स्थानों को दर्शाने वाली रेखा अगर बोलें तो ये क्या होगा? आइसोहेलाइन। और समान दाब वाली तो आइसोबार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में क्या पाई जाती है जिसमें, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है ये आपको पता नहीं। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है उस क्षेत्र में जहाँ उच्च ताप हो और भारी वर्षा हो, ठीक है। जहाँ उच्च ताप हो और भारी वर्षा हो वहां पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिनों के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है? कौन सा राज्य सबसे फेमस, ज्यादा फेमस है अपने सुंदर सागर पुलिनों के लिए या बीच के लिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आसान है, जल्दी बताओ। ये है गोवा, तो आप जानते हो सभी कोई गोवा घूमने जाता है उसके बीच के लिए। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? आसान सा क्वेश्चन है, यह है कौन सा? हर्षवर्धन। वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के बगीचे डैश नाम से भी जाने जाते थे? मुगल काल के बगीचे को और किस नाम से जानते थे? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। ये है चारबाग, ठीक है। मुगल काल के बगीचे को चारबाग के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम डैश से संबंधित है? शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम, जल्दी बताओ। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है, ठीक है। 1930 में बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा अधिनियम पारित किया गया था। और इसमें क्या किया गया था? इसमें जो कंडीशन था वो ये था, 14 वर्ष की बालिका और बालक का एज होना चाहिए 18 वर्ष शादी करने के लिए। 14 वर्ष से कम की बालिका का शादी नहीं होगा, यानी लड़कियों का शादी नहीं होगा, और 18 वर्ष से कम लड़कों का शादी नहीं होगा। ये था शारदा अधिनियम जो 1930 में आया था। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये आप सभी को पता है। क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाशीय तंतु। तो आप कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन है, पेयजल में विसंक्रामक के रूप में प्रयुक्त गैस है? विसंक्रामक के रूप में पेयजल में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? कौन सा गैस है वो है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन हम लोग मिलाते हैं अगर उसमें किसी भी तरह का संक्रमण हो तो उसको दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है? कैंसर के उपचार के लिए आप किस आइसोटोप का यूज करते हो? जल्दी बताओ, कौन सा वो आइसोटोप है? जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, वो आइसोटोप है कोबाल्ट 60, ठीक है। कोबाल्ट 60 आप यूज करते हो कैंसर के उपयोग के लिए। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति सिद्धांततः तब उत्पन्न होती है जब, मुद्रास्फीति की जो मुद्रास्फीति सिचुएशन आता है वो कब आता है? तो वो तब आता है जब मुद्रा की विनिमय दर गिर जाती है। कल मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके आपको बताया था। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि मुद्रा की जो वैल्यू है, ठीक है, करेंसी का जो वैल्यू है वो गिर जाता है, लेकिन सामानों का दाम बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा मुद्रा का विनिमय दर अगर गिर गया, ठीक है, तो उसको हम लोग मुद्रास्फीति के सिचुएशन के रूप में बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? जल्दी बताओ, सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1935। बच्चा बच्चा जानता है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 किस किस को जोड़ता है? 44 का क्या खासियत है? अब भी अगर आपको नहीं पता है तो फिर डंडा पड़ेगा, बताओ जल्दी। राजमार्ग 44 बिल्कुल सही, ये लॉन्गेस्ट एनएच है, ठीक है। सबसे लंबा एनएच भारत का राजमार्ग 44 या NH 44 है। किन जगहों को ये जोड़ती है? तो लंबा है तो अब ऐसे भी आप मार सकते हो। कौन सा होगा आंसर? आंसर होगा श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक है। श्रीनगर से कन्याकुमारी। अच्छा, राज्य अगर आपसे पूछा जाए
तो ये आपको पता है श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर से निकलता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे राज्यों से होकर ये गुजरती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, इन सारे सब गुजरती है। और इसका जो लंबाई है वो लगभग 37-45 किलोमीटर है, ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया? किसने किया? सरोजिनी नायडू ने। किसको किया ये आपको बताना है। कौन है वो, जल्दी बताओ कौन है? वो है मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत। क्लियर है? कब कहा था? 1916 ईस्वी में। कब कहा था? 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ? बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ? जल्दी बताओ किस संगति में हुआ? तो ये हुआ तृतीय संगति में, सॉरी चतुर्थ संगति में। किस संगति में हुआ? चतुर्थ संगति में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बट गया। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको होता है। तो महायान का विकास किस काल में हुआ था? महायान का विकास, सर्वाधिक विकास जो है वह कनिष्क के काल में हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमानों में अंतर का कारण क्या होता है? समस्थानिक क्या हुआ? इसको इंग्लिश में हम लोग आइसोटोप बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? आइसोटोप। तो आइसोटोप क्या होता है, जल्दी से आप मुझे बता दो, क्योंकि साइंस में मैंने बहुत बार बताया हुआ है। आइसोटोप के परमाणु द्रव्यमानों में अंतर का कारण क्या होता है? जल्दी बताओ क्या होता है? ये होता है नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्नता, ठीक है। आइसोटोप होता है क्या? इसमें देखो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है, पी सेम, ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट, ठीक है, न्यूट्रॉन डिफरेंट। ये अगर कंडीशन मिल जाता है आपको तो उसको हम लोग आइसोटोप कहेंगे या हिंदी में समस्थानिक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, चावल पकाना कठिन होता है। ये जो 4 सिचुएशन दिया हुआ है, इन चारों सिचुएशन में से कहाँ चावल पकाना कठिन होता है? कहाँ कठिन होता है? ये होता है पर्वत के शिखर पे, ठीक है। पर्वत के शिखर पे आपको चावल पकाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है और आपका चावल पक नहीं पाता है ढंग से। इसलिए पूछा जाता है कि खाना बनाना कठिन क्यों होता है? तो उसी के कारण से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है, इस कारण से। अगला क्वेश्चन है, जब एक साधारण वायु दाब मापी को झुकाया जाए तो पारे की लंबवत ऊंचाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन। जल्दी बताओ, अगर आप एक वायु दाब मापी को झुकाते हो तो पारे की लंबवत ऊंचाई क्या होगी? यह बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये क्यों बढ़ जाएगी? थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आसान हो जाएगा। देखो, मान लो ये है आपका बैरोमीटर, ठीक है, ये अब इसमें मान लो यहाँ तक है मरकरी भरा हुआ। जब आप इसको बेंड कर देते हो, यहाँ तक ले आओ, तो ये बेंड कर दिया आपने, ठीक है, ये ऐसा कर दिया, तो क्या होगा? ये यहाँ तक रहेगा, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो दोनों में अगर देखोगे तो ये यहाँ तक था और अब यहाँ पे आ गया, यानी इसके जो क्या बोल सकते हो ऊंचाई में है वो कमी आ गया। और जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा, ठीक है, क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। आप जानते हो जैसे आप पृथ्वी के क्लोज में आते हो तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा है, ऊपर जाते जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता जाता है, ठीक है। तो जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा इसका लंबाई बढ़ जाएगा, यानी इस जो अंदर में मरकरी है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ये क्या था? स्लाइडेन और स्वान ने। किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान ने। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके साथ? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। ये आप सभी जानते हो, लेकिन मुझे कमेंट में बताओ कि जड़त्व का नियम किसने दिया? ये दिया गया है गैलीलियो के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? जल्दी बताओ, चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो चिनाई बांध का निर्माण महानदी पर हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली ये प्रमुख नदी है महानदी, इसी के ऊपर चिनाई बांध का निर्माण हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो रायपुर के समीप,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? जल्दी बताओ, किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? किस रेलवे जोन में है? वो है मुंबई में। ठीक है, जितने भी आपके सिटीज हैं इसमें से 4 सिटीज है, इसमें से मुंबई एक ऐसा है जहाँ पे 2 रेलवे जोन है। एक तो आपका मध्य मुंबई रेलवे जोन, ठीक है, और दूसरा पश्चिमी मुंबई रेलवे जोन। पश्चिमी का है चर्च गेट, आपने सुना होगा, ठीक है। और मध्य रेलवे का कहाँ है? मध्य रेलवे का है मुंबई CST, ठीक है। ये 2 चीज आप जान रहे हो। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति जिसको ब्लू रिवॉल्यूशन बोलते हैं, यह संबंधित है किस चीज से? आसान सा क्वेश्चन है, किससे संबंधित है? ये संबंधित है मछली के उत्पादन से, ठीक है। ब्लू रिवॉल्यूशन मछली के उत्पादन से, लेकिन पिंक रिवॉल्यूशन जो है वो खास तरह के मछली से है, वो है झींगा मछली, ठीक है। ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अच्छा सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। स्टेथोस्कोप आपने डॉक्टरों को देखा है लगाते हुए, ठीक है। कौन सा सिद्धांत पे काम करता है? जल्दी बताओ, कौन सा सिद्धांत है? वो है ध्वनि का परावर्तन, ठीक है। ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे स्टेथोस्कोप काम करता है। कैसे काम करता है? जैसे ध्वनि मान लो एक प्रोड्यूस होता है, उसके बाद फिर से वह जिस सरफेस पे आपका वो रखता है, ठीक है, जैसे छाती पे उसने रखा तो यहाँ से टकरा के वापस आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध डार्विनवाद के साथ है? किसका संबंध डार्विनवाद के साथ है, ये आपको बताना है। किसका संबंध है? यह है प्राकृतिक वर्णन या नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, या नेचुरल सिलेक्शन पूछा जाए तो आपका कौन होगा? चार्ल्स डार्विन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमाशय ग्रंथियों में पेप्सिन स्रावी कोशिका है। तो ये जो 4 ऑप्शंस है इसमें से पेप्सिन स्रावी ग्रंथि कौन सी है अमाशय में? तो यह है मुख्य कोशिका, ठीक है। अमाशय ग्रंथि का जो मुख्य कोशिका होता है वहीं से पेप्सिन रिलीज होता है, और इसको हम लोग पेप्टिक कोशिकाएं भी बोलते हैं, पेप्टिक सेल्स, ठीक है। पेप्टिक सेल्स भी इसको बोला जाता है क्योंकि पेप्सिन वहां से रिलीज होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, चाय पर लाल कीट या रेड रस्ट निम्नलिखित में से किसके कारण लगता है? चाय का एक बीमारी है रेड रस्ट, ठीक है, तो ये एक तरह का कीट होता है, लग जाता है। तो ये किसके कारण लगता है? तो ये लगता है हरी शैवाल के कारण। किसके कारण से? हरी शैवाल के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है, यानी प्राइमरी मेमोरी? किसको कहते हैं प्राइमरी मेमोरी? तो रैम को कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? जल्दी बताओ। तो आसान सा क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से? साहित्य के क्षेत्र से। अच्छा, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को, ठीक है। और पहली महिला कौन थी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली? तो वो थे आशापूर्णा देवी। और अभी हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, ये मुझे कमेंट में जल्दी बताओ। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में, ठीक है, 2019 में मिला है अक्कीटम अच्युतान को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था? सॉरी, अब भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था? भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण 1982 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1982 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस नगर के निकट पालीतन मंदिर स्थित है? पालीतन मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। पालीतन मंदिर, तो ये स्थित है भावनगर में, ठीक है। कहाँ स्थित है? भावनगर में पालीतन मंदिर स्थित है। भावनगर का गुजरात, ठीक है। यह जो मेन मंदिर है पालीतन मंदिर, ये जैनियों के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे जैन समुदाय का सबसे पवित्र स्थल भी इसको माना जाता है, तो आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सबसे टफ क्वेश्चन, ठीक है, आपके इस सीरीज का, और आंसर होगा उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई थी? पेशवा प्रथा ब्रिटिश काल में किसके टाइम में, किस पेशवा के काल में समाप्त कर दिया गया था? जल्दी बताओ, क्या होगा आंसर? आंसर होगा बाजीराव द्वितीय। किसके काल में? बाजीराव द्वितीय के काल में पेशवा प्रथा का समापन कर दिया गया था ब्रिटिश काल में। क्लियर है। अच्छा, बाजीराव द्वितीय के काल में ही तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, सॉरी आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है। आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध किसके काल में हुआ था?
बाजीराव दूसरा के काल में, ठीक है। और इसी के बाद पेशवा का जो वंशानुगत पद हुआ करता था उसको समाप्त कर दिया गया था। उस वक्त कौन था आप बता सकते हो मुझे? अच्छा, ईयर अगर आपको पता होगा तो आप बता पाओगे। 1817 से लेकर 1819 तक ये युद्ध चला था, ठीक है। अब ये बताओ उस वक्त कौन था? तो उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स हुआ करते थे, वारेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। 1813 से लेकर 23 तक वही थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में इसको खत्म किया गया था, यानी पेशवा पद को। सारी चीजों को आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है, जल्दी बताओ। तो आसान सा क्वेश्चन है। फ्रंटियर गांधी हम लोग किसको कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा, चार ऑप्शंस को पढ़ो जल्दी से और आंसर दो। विषुवत रेखा कैसी रेखा है? विषुवत रेखा उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा है। ये वाली विषुवत रेखा, ये वाली कौन सी रेखा? लैटिट्यूडनल लाइन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? भूबद्ध मतलब लैंडलॉक्ड, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सागर कैसे भूबद्ध हो सकता है, कैसे लैंडलॉक्ड हो सकता है। सागर तो इतना खुला होता है। तो बिल्कुल सही, आपका सोच जो है वो बिल्कुल सही है, पर यहाँ आपका आंसर होगा अरल सागर, क्योंकि ये एक तरह का लेक है, ठीक है, जो दोनों तरफ से यानी सॉरी चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? जमीन से घिरा हुआ है। और किससे घिरा हुआ है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। किसी को आइडिया है ये जो अरल सागर है ये किसके बीच है? ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है अरल सागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के भाग्यानवशेष किस नदी पर स्थित है? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ किस नदी पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में बहती है, ठीक है। वहीं पे आपको विजयनगर का अवशेष मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? जल्दी बताओ किसके शासनकाल में थे? तो देखो यहाँ पे कोई आपको आए ना आए, पर तानसेन जरूर आपको आता है कि यह अकबर के शासनकाल में था, ठीक है। तो वहां से आप आंसर कर सकते हो। ये तानसेन, बैजू बावरा ये अकबर के शासनकाल में बहुत ही फेमस थे और तानसेन तो उनके नवरत्नों में से एक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? तो वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश जिसको हम लोग प्लान हॉलिडे कहते हैं यह कब हुआ था? जल्दी बताओ कब हुआ था? ये हुआ था 1966 के अकाल के बाद, ठीक है। और ये कब तक चला था? 69 तक, ठीक है। तो 66 से 69 के समय को, ये जो 3 साल का समय है, इसको योजना अवकाश हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्य को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है स्टॉक एक्सचेंज के कार्य को नियंत्रित? ये करता है सेबी, ठीक है। सेबी का गठन कब हुआ था? सेबी का गठन 1992 में हुआ था स्टॉक एक्सचेंज पर नियंत्रण रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिनिज्म क्या है? क्रिटिनिज्म क्या है? जल्दी बताओ क्रिटिनिज्म क्या है? अगर आता है तो बताओ। क्रिटिनिज्म बच्चों में होने वाला एक रोग है। क्या है क्रिटिनिज्म? ये बच्चों में थायरोक्सिन की कमी से होने वाला एक रोग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तंजौर पेंटिंग्स निम्न में से किसके कलात्मक समन्वय का उदाहरण है? तंजौर पेंटिंग किसके कलात्मक समन्वय का उदाहरण है? जल्दी बताओ। तो ये है पेंट, लकड़ी व सिल्क, ठीक है, इसके समन्वय का यानी इसके मिक्सर का एक कलात्मक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ था? पर्यावरण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ। लोहे में अगर जंग लग जाए तो कौन सा पदार्थ का निर्माण होता है? लोहे में जंग लगने के बाद फेरिक व फेरस ऑक्साइड का मिश्रण बनता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी तत्व है। तो जो भी आपके 4 ऑप्शन में है इसमें से सबसे भारी तत्व कौन सा है? जल्दी बताओ। तो यहाँ पे यूरेनियम होगा आपका आंसर। सबसे भारी तत्व कौन सा होगा? यूरेनियम, ठीक है। इन चारों में से यूरेनियम सबसे भारी तत्व होगा।
अगला क्वेश्चन है, रबर के वल्कीकरण यानी वल्केनाइजेशन की क्रिया निम्न में से किस अधातु द्वारा की जाती है? वल्केनाइजेशन प्रोसेस, रबर का वल्केनाइजेशन प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, उसको वल्कनाइज किया जाता है ताकि वो जो रबर अभी आप यूज करते हो ऐसा हो जाए, ठीक है। पहले तो वो बहुत भुरभुरा सा होता है, ठीक है, आपको पता है, तो वह गंधक या सल्फर, सल्फर का हिंदी होता है गंधक, तो सल्फर के साथ ही उसको वल्कनाइज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब लाल फूल को हरे रंग के कांच के टुकड़े से देखा जाता है तो वह प्रतीत होगा। लाल फूल को हरे कांच के टुकड़े से आप देख रहे हो तो वह कैसा प्रतीत होगा? वह काला प्रतीत होगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का कारण क्या है? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ। इसका कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायो से याद रखना। गैसीय रूप में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? यह है इथिलीन, ठीक है, इथिलीन। काम क्या है इसका? इसका काम है फलों को पकाना और यह पाया जाता है गैसीय फॉर्म में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती है? तो कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती है? इन सभी में से सीएनजी ऐसा है जो वायु प्रदूषण नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह की गैसों का मिश्रण बायोगैस कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बायोगैस हम किस गैसों के मिश्रण को कहते हैं? तो देखो बायोगैस जहां भी आया है आपका मीथेन तो होगा ही, तो पहला ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचता है मीथेन वाला। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन सल्फाइड, इनके मिश्रण को हम क्या कहते हैं? इसके मिश्रण को हम कहते हैं बायोगैस। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। जल्दी बताओ कौन सा होगा? तो देखो यहाँ पे दोनों हो जाएगा आंसर, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय किसे प्राप्त है? बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय किसको प्राप्त है? ये प्राप्त है इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी को, ठीक है। बख्तियार खिलजी को मुस्लिम जो सब प्रभुत्व है उसको स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। एक्चुअली में ये जो है ये लगभग 1200 ईस्वी के आसपास यहाँ पर क्या बोल सकते हो आप, मिलिट्री जनरल बन के आया था, किसका? दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, और वहां से फिर मुस्लिम का जो प्रभुत्व है बिहार में वो चालू हुआ, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? बहुत अच्छे से मैंने पूरा स्टोरी आपको सुनाया हुआ है, ठीक है। तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है वह 1908 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये मुझे बताओ, जल्दी बताओ, अगर याद है आपको तो कमेंट में। यही आपकी प्रॉब्लम है, आपको लगता है क्वेश्चन आसान है पर आता कुछ नहीं है। जल्दी से बताओ कौन कौन था? खुदीराम बोस था, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी था, ठीक है, और एक दो और लोग थे पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये दोनों मेन थे, शायद यही दोनों सिर्फ थे और कोई नहीं था, हाँ यही दोनों सिर्फ थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। इन्होंने बॉम्ब फेंका था लेकिन बॉम्ब किसको नहीं लगा था? किंग्सफोर्ड को नहीं लगकर किसी और को लग गया था, जिसके कारण से दोनों को सजा भी हुई थी, ठीक है। खुदीराम बोस को फांसी हुई थी और प्रफुल्ल चाकी ने शायद अपने आप को शूट कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में नहरों से सर्वाधिक क्षेत्र पर सिंचाई होती है? बिहार के किस जिले में नहरों के सर्वाधिक क्षेत्र पर सिंचाई होती है? जल्दी बताओ। तो यह है भोजपुर, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे आपको तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि देखो जो नहर से सिंचाई होने वाला क्षेत्र है वो औरंगाबाद भी है, भोजपुर भी है, बक्सर भी है, तो फिर यहाँ पे आंसर भोजपुर क्यों होगा? पागल थोड़ी ना है हम लोग जो कुछ भी आंसर कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो नहरों में सर्वाधिक क्षेत्र पर सिंचाई होने वाला, यही आपको डाल के कंफ्यूज कर देता है। सबसे अधिक कहाँ होता है? रोहतास में। बिहार का अगर बात करो सबसे अधिक जो नहर से सिंचाई होने वाला है, ये लिस्ट आप रख लेना, रोहतास है, फिर है कैमूर डिस्ट्रिक्ट, फिर है भोजपुर, ठीक है, फिर है बक्सर, फिर है औरंगाबाद, उसके बाद बांका पड़ता है आपका, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद लखीसराय। ये सारे ऐसे जगह है ना जहाँ पे नहर से सिंचाई होती है। लेकिन अब देखो अगर रोहतास रहता तो वो आंसर हो जाता, ठीक है, अगर कैमूर रहता तो आपका आंसर वो हो जाता। उसके बाद है आपका भोजपुर, तो तीसरा नंबर पे भोजपुर आ रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ हो जाएगा? भोजपुर, ठीक है। इसके बाद भोजपुर भी नहीं रहता तो बक्सर हो जाता। तो ये लिस्ट आप रख लेना। अगला क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन का बात किया जा रहा है, राष्ट्रीय नेता कौन थे? कौन थे? ये थे महात्मा गांधी। लेकिन अगर सिर्फ नील आंदोलन या नील विद्रोह देता
तो आंसर महात्मा गांधी नहीं होता, ये आपको पता है। अगला क्वेश्चन है बलिया अनुमंडल किस जिले के अंतर्गत आता है? बलिया अनुमंडल यह है बेगूसराय जिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार में प्रथम चीनी का कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो बिहार में प्रथम चीनी का कारखाना अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समूह की चट्टानों में सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, बिहार के ज्योग्राफी से, ठीक है। किस समूह के चट्टानों में सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर प्राप्त होता है? तो यह है आपका विंध्यन समूह या विंध्य पर्वत, आप जानते हो ना, विंध्य पर्वत क्षेत्र में आपको जो वहाँ के जो स्टोन्स मिलते हैं, ठीक है, रॉक्स के जो मिलते हैं, वहाँ पे आपको चूना पत्थर का भी कलेक्शन मिलता है। अगला क्वेश्चन है बागमती नदी किस जिले में प्रवाहित नहीं होती है? बागमती नदी किस जिले में प्रवाहित नहीं होती है? कौन सा जिला है वो है सहरसा जिला, ठीक है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इन सब से होकर बागमती नदी जो है वह प्रवाहित होती है। एक बार मैप पे आप देख लो, आपको याद रखने में आसानी होगा। देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। बागमती नदी आपको ये वाला जो नदी है, ठीक है, ये बागमती नदी है, ठीक है, इसको आप दिमाग में रखो। और फिर देखो ये किस किस डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजर रही है। पहला है सीतामढ़ी, ठीक है, उसके बाद सीतामढ़ी के बाद ये शिवहर में आ जाती है, शिवहर के बाद ये मुजफ्फरपुर में आ जाती है, मुजफ्फरपुर के बाद ये दरभंगा में आ जाती है, और दरभंगा में ही दरभंगा के बाद ये समस्तीपुर में घुस जाती है, ठीक है, और समस्तीपुर के बाद ये बेगूसराय में घुसकर ये किस नदी के साथ मिल जाती है? ये बूढ़ी गंडक के साथ मिल जाती है, ठीक है। यानी सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय, इन सब से होकर यह बह रही है, ठीक है। चलिए अब आपका वो क्वेश्चन क्या था उसमें देख लेते हैं क्या होगा आंसर। अब ये चीज आपके दिमाग में रह गया तो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ देख लो, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आपने देखा, हमारे लिस्ट में था बागमती जहाँ से होकर बह रही थी, लेकिन सहरसा नहीं था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका बरौनी ताप विद्युत परियोजना आधारित है। बरौनी ताप विद्युत परियोजना यह किस पर आधारित है? यह आधारित है कोयला पर। किस पर आधारित है? कोयला पर आधारित है बरौनी ताप विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन है बिहार में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? चकबंदी अधिनियम, चकबंदी अधिनियम बिहार में 1956 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। अगला क्वेश्चन है बिहार में टसर रेशम, ये टसर नहीं है तस्सर है, ठीक है, तस्सर रेशम उद्योग किस जिले में स्थित है? तस्सर आप जानते हैं ना, तस्सर सिल्क किसको बोलते हैं? तो यह भागलपुर में स्थित है, ठीक है। भागलपुर तस्सर सिल्क के लिए बहुत ही फेमस है। अब यूं बोलो आप फेमस था, ठीक है। अब यहाँ पे सिल्क इंडस्ट्रीज उतना भी अच्छा रन नहीं हो रहा है, ठीक है। एक समय था इसका, ये बहुत ही फेमस था। अगला क्वेश्चन है दीदारगंज से प्राप्त यक्षी की मूर्ति का संबंध किस कला शैली से है? दीदारगंज से प्राप्त यक्षी की मूर्ति, इसका संबंध किस कला शैली से है? किस कला शैली से है? यह है मौर्य कला शैली से। किस कला शैली से? मौर्य कला शैली से। अगला क्वेश्चन है बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन कौन सा है? आप चावल तो आप जान ही रहे हो, यहाँ का जो मेजर है वो चावल है। ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे भी आपका खत्म हो जाएगा, चावल, गेहूं और मक्का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार से गुजरने वाली सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? बिहार से गुजरने वाली सबसे लंबी NH कौन सी है? यह है NH-31। कौन सी NH है बिहार से गुजरने वाली सबसे लंबी? NH-31, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजपुर नहर किस नहर की एक शाखा है? राजपुर नहर, राजपुर नहर किस नहर की एक शाखा है? यह पूर्वी कोसी नहर की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? जल्दी बताओ। ये किया गया था 1906 में पटना में, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का। अगला क्वेश्चन है संसद की प्रत्येक सामान्य बैठक का प्रारंभ होता है। तो संसद की जो प्रत्येक सामान्य बैठक है उसका प्रारंभ किससे से होता है? तो उसका प्रारंभ प्रश्नकाल से होता है। किससे होता है? प्रश्नकाल से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गया में पितृपक्ष मेला प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है? पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? ये गया में लगता है और इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष अश्विन महीना में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार में औसत तापमान कितना रहता है?
बिहार का औसत तापमान कितना रहता है, जल्दी बताओ। तो औसत तापमान बिहार का ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है? 30 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सूती वस्त्रों का विकास किन दो जिलों में सर्वाधिक हुआ है? सूती वस्त्रों का विकास सर्वाधिक गया और भागलपुर जिलों में हुआ है। कहाँ हुआ है? गया और भागलपुर जिलों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय इतिहासकार को अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय सदस्य चुना गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा रोबिला थापर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली बार एक अस्पताल से दूसरे स्वास्थ्य केंद्र तक ड्रोन से ब्लड सैंपल पहुंचाने का सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया है? ये कौन सा राज्य था? ये राज्य था उत्तराखंड, जहां पे ड्रोन से ब्लड सैंपल एक अस्पताल से दूसरे जगह पे पहुंचाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अभिनेता, फिल्मकार, लेखक गिरीश कर्नाड के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक और 1 दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो कौन सा राज्य है? वो राज्य है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने एक लेखक थे, एक अभिनेता थे, फिल्मकार थे, गिरीश कर्नाड, इनके निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक और 1 दिन का सार्वजनिक छुट्टी घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला दिवस ये हर वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने देश के पहले मानव रहित टैंक के विकास में सफलता प्राप्त की, इसका नाम क्या है? यानी डीआरडीओ के द्वारा देश का पहला मानव रहित टैंक बनाया गया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मंत्रा। क्या नाम था? मंत्रा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल, इस पोर्टल का आपको नाम बताना है जिसको केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। इसका नाम है आरोग्य पथ। क्या नाम है? आरोग्य पथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है? तो अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला बनी है अनमोल नारंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में एमएसएमई के लिए क्या है? यह है सुरक्षा सैलरी अकाउंट नामक सेवा शुरू किया है। क्या है? सुरक्षा सैलरी अकाउंट। ये एक पेमेंट्स बैंक के द्वारा चालू किया गया है एमएसएमई के लिए। आपको ये बताना है किसने ये चालू किया है। तो ये क्या है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में सैलरी खातों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक एक सुविधा लॉन्च किया है? इंस्टा फ्लेक्सी कैश। क्या है? इंस्टा फ्लेक्सी कैश, इस नाम से एक सैलरी खातों के लिए एक सुविधा लॉन्च किया गया है। किसने ये किया है? तो ये किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। ठीक है। तो ओके गाइस, तो ये था आज का टॉप 100 क्वेश्चन। आई होप कि सेट आपको आज अच्छा लगा होगा और आपने जरूर इससे कुछ न्यू सीखा होगा। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।